फिल्म के शुरू होते ही इराक का एक शहर जिसका नाम हाटरा है दिखाया जाता है। वहाँ पर मुख्तलिफ चीजों की खोज के लिए खुदाई हो रही थी और वहाँ पर एक फादर मैरिन को दिखाया जाता है। फादर मैरिन भी बाकी लोगों के साथ खुदाई कर रहे होते हैं। खुदाई के दौरान उन्हें एक एम्यूलेट यानी एक तावीज मिलता है और वो तावीज शैतान पेज़ुज़ू का होता है। पेज़ुज़ू असल में एक बहुत पावरफुल शैतान है जो गर्मियों के मौसम में गर्मी और सूखापन और बारिश के दिनों में टिड्डियों का बहुत बड़ा तूफान लेकर आता है। ये टिड्डियाँ लाखों की तादाद में होती हैं और ये सारी टिड्डियाँ फसलों पर हमला करके उन्हें तबाह व बर्बाद कर देती हैं और इसके बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, यानी खाने पीने की चीजों की किल्लत हो जाती है, लोग भूख से मरने लगते हैं और सबसे बुरा नतीजा ये कि गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ में मैं ये भी बता दूं कि पेज़ुज़ू का एक बहुत बड़ा दुश्मन जिसका नाम लमेश्तू है। लमेश्तू कोई और नहीं बल्कि वो एक शैतान है और लमेश्तू जो बहुत बुरा काम करता है वो ये है कि मदर और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाता है और बच्चों को उनकी मदर से छीन लेता है और फिर इनका खून पी लेता है और इसीलिए लोग पेज़ुज़ू का सहारा लेते हैं, बच्चों को लमेश्तू से दूर रखते हैं। हालांकि पेज़ुज़ू भी एक शैतान है लेकिन लोग इसे अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका सहारा लेते हैं क्योंकि वो दूसरे शैतान लमेश्तू से बचना चाहते हैं। फिर फादर मैरिन को दिखाया जाता है जो ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर पेज़ुज़ू का स्टैचू मिलता है उन्हें, और वहाँ पर दो डॉग भी होते हैं जो उस वक्त आपस में लड़ रहे होते हैं और इस बात का इशारा होता है कि वो दो शैतान आपस में लड़ रहे हैं, दोनों शैतान यानी पेज़ुज़ू एंड लमेश्तू। इसके बाद जॉर्ज टाउन दिखाया जाता है और वहाँ पर क्रिस को दिखाया जाता है जो मूवी में एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही होती है। वो अपने डायरेक्टर बर्ग की एक मूवी जो स्टूडेंट के ऊपर बनाई गई है उसमें काम कर रही है। क्रिस की एक 12 साल की बेटी है जिसका नाम रिगन होता है। क्रिस एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस होती है जिसके पास शोहरत, दौलत, दुनिया की हर चीज होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दो लोग माँ और बेटी एक दूसरे के साथ होती हैं। क्रिस को अपनी बेटी के खिलौनों में एक ओजा बोर्ड मिलता है। क्रिस अपनी बेटी से इस बोर्ड के बारे में पूछती है जिस पर वो जवाब देती है कि मैं अक्सर इससे खेलती हूँ। क्रिस इससे कहती है ये गेम अकेले खेलने वाली नहीं है, जिस पर उसकी बेटी जवाब देती है कि ये गेम मैं अकेली नहीं खेलती हूँ, मेरे साथ कैप्टन होडी भी ये गेम खेलते हैं। क्रिस इससे कहती है चलो हम दोनों खेलते हैं और तुम मुझे बताना इसे कैसे खेला जाता है। और जब वो दोनों खेलने के लिए इस बोर्ड के पास जाती हैं तो वो खुद ब खुद इससे दूर चला जाता है। इस चीज को क्रिस मजाक में लेती है और वो मजाक में कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे साथ बोर्ड नहीं खेलना चाहती, जिस पर उसकी बेटी जवाब देती है कि मैं नहीं, कैप्टन होडी नहीं खेलना चाहते, तुम इस गेम को ना खेलो। क्रिस इसकी इस बात को सीरियस नहीं लेती और मजाक समझती है। फिर दिखाया जाता है क्रिस सो रही होती है और उसके पास किसी की कॉल आती है, तब वो जाग जाती है। क्रिस देखती है कि इसकी बेटी इसके साथ सो रही है, जिसकी वजह से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। उसकी बेटी जवाब देती है मेरा बेड बहुत बुरी तरह से हिल रहा था और इसी वजह से मैं यहाँ पर सोने आ गई। क्रिस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और रूम से बाहर चली जाती है। क्रिस को लेफ्ट रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और ये आवाजें वो पहले भी सुनती रहती थी। वो अपर फ्लोर पर जाके देखती है लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नजर नहीं आता। अगले दिन क्रिस रिगन को एक डॉक्टर के पास ले जाती है और जब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है तब वो डॉक्टर के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है और उसे काफी बुला भला कहती है। डॉक्टर क्रिस को बताती है कि उसकी बेटी को नर्व प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से इसकी टोन हाइपर हो गई है और अब इसे ज्यादा गुस्सा आता है। आगे जाकर ये चीज डिप्रेशन में बदल जाती है। इस पर क्रिस डॉक्टर को बताती है इसकी बेटी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर डॉक्टर इसे कहता है कि रिगन के फादर इसके साथ नहीं रहते और ना ही उन्होंने कभी इसके साथ राब्ता किया है। खैर यही वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो टेंशन में है। इसके बाद फादर कैरिस को दिखाया जाता है। फादर कैरिस की मदर को उसके भाई किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और इस बात को लेकर कैरिस की मदर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। इनकी मदर एक बूढ़ी औरत होती है जिनका पाँव फ्रैक्चर होता है और वो किसी भी डॉक्टर को अपना इलाज कराने नहीं दे रही होती और उन्हें यहाँ एडमिट करवाने की यही वजह होती है। फादर कैरिस ये चाहते हैं कि वो अपनी मदर को यहाँ से निकाल कर किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाएं, लेकिन वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इनकी मदर की डेथ हो जाती है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। क्रिस अपने घर में एक पार्टी रखती है और पार्टी के दौरान इसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर मौजूद वो एक मेहमान से कहती है कि इसकी डेथ इसी घर के ऊपर वाले फ्लोर में होगी और इसी दौरान वो वहाँ खड़ी खड़ी पेशाब कर देती है। वो सब कुछ देखकर लोग शॉक हो जाते हैं। क्रिस रिगन को नहलाकर उसे उसके बेड पर लिटाकर जैसे ही वापस आती है उसके जाते ही उसका बेड तेजी से हिलना शुरू कर देता है, जिस पर रिगन काफी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है। क्रिस भी ये सब कुछ देख रही होती है लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो रहा है। क्रिस इसे दोबारा डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर फिर इसके बहुत सारे टेस्ट करते हैं। इसे बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है लेकिन इसके सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और वो बिल्कुल ठीक है, इसे कोई बीमारी नहीं है। दिन ब दिन रिगन की तकलीफ में इजाफा हो रहा
रहा था और अब तो इसे कोई हवा में उछालकर बेड पर फेंक देता था। और इस वक्त रिगन सिर्फ चिल्ला ही सकती थी कि मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगी। लेकिन क्रिस कुछ भी नहीं कर पाती और देखते ही देखते रिगन पोसेस हो जाती है और डॉक्टर के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो इसे नींद का इंजेक्शन देकर गहरी नींद सुला देता है। क्रिस जब डॉक्टर से वापस घर आती है तब इसे पता चलता है कि इसकी डायरेक्टर बर्ग छत से गिरकर मर गई है। इस वक्त बर्ग रिगन के पास ही होती है। वो इसलिए होता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। फिर रिगन बिल्कुल उल्टी होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, वो भी बहुत अजीब तरीके से। उसी दौरान इसके मुंह से ब्लड भी आ रहा होता है और क्रिस ये देखकर घबरा जाती है। अब डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर क्या हुआ है। वो इसके बहुत सारे टेस्ट कर चुके होते हैं, लेकिन अजीब बात ये होती है कि टेस्ट में कोई बीमारी नहीं आती और वो सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ये सब मिलकर क्रिस को मशवरा देते हैं कि वो जादू टोने वाले के पास जाए और रिगन का एग्जॉर्सिज्म करवाए। आगे हमें दिखाया जाता है क्रिस से मिलने विलियम आते हैं जो बर्ग का केस हैंडल कर रहे होते हैं और क्रिस से इस रात के बारे में पूछते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि बर्ग की डेथ में बहुत सारी अजीब चीजें भी हुई हैं और वो बिल्कुल सही बताती है और इसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ गई थी और ये इस बात का सिंबल होता है कि इसे किसी शैतान ने ही मारा है। विलियम के वहाँ जाने के बाद रिगन के रूम से बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आती हैं। क्रिस जब इसके रूम में जाके देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है कि इसकी बेटी ने खुद को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया और वो मसलसल खुद को जख्मी करती जा रही है। और जैसे ही क्रिस इसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है वो क्रिस पर भी हमला कर देती है। इतनी देर पर वहाँ पे मुलाजिम आ जाते हैं। वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ पर रखा हुआ एक सोफा खुद ब खुद मूव होकर दरवाजे के पास आ जाता है और इसे मजबूती से बंद कर देता है और रूम में रखी हुई अलमारी खुद ब खुद मूव होकर क्रिस पर गिरने लगती है। लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर क्रिस वहाँ से हट जाती है और खुद को बचा लेती है। इस वक्त इसकी बेटी अपना पूरा सर टर्न करके पीछे कर लेती है जो कि एक बहुत अजीब चीज थी। ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती। रिगन बर्ग की आवाज में क्रिस को कहती है कि देखो तुम्हारी कैरेक्टरलेस बेटी ने मेरे साथ क्या क्या किया है। ये सुनकर क्रिस फौरन समझ जाती है कि बर्ग को भी किसी शैतान ने मारा है और रिगन पर किसी शैतान का बहुत बड़ा साया है और हकीकत भी यही होती है। रिगन को किसी शैतान ने पोसेस कर लिया होता है। जब क्रिस को इस बात का पता चलता है तो वो फादर कैरिस से मिलती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बेटी पर एक्सॉर्सिज्म करें। लेकिन फादर कैरिस पहले तो इसकी बात को मना कर देते हैं, लेकिन क्रिस के बहुत ज्यादा कहने पर वो मान जाते हैं। जब फादर कैरिस रिगन के पास जाते हैं तो उस वक्त शैतान रिगन पर पूरी तरह हावी हो चुका होता है। रिगन का शैतान कैरिस की मदर की डेथ के बारे में इसे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। वो सोचता है कि रिगन को मेरी माँ की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसने बिल्कुल सही बताया है, तो उसे इस बात का यकीन हो जाता है क्रिस बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन यहाँ पर एक मसला था कि एक्सॉर्सिज्म के लिए चर्च से इजाजत लेनी पड़ती है, जिसके लिए चर्च को ये सबूत देना पड़ता है कि जिसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म करने वाले हैं इसके ऊपर वाकई ही किसी शैतान का साया है। रिगन की बॉडी पर ये भी लिखा हुआ था हेल। रिगन की बातों का कैप्चर होना और क्रिस का फादर कैरिस को ये बताना कि बर्ग की मौत भी ऐसे ही हुई है, ये जानते ही फादर कैरिस को मुकम्मल यकीन आ जाता है कि वाकई ही रिगन को किसी शैतान ने पोसेस कर लिया है। फादर कैरिस रिगन की रिकॉर्ड की हुई आवाजों को सुनते हैं। इस रिकॉर्डिंग में वो फादर मैड्रिन का भी नाम ले रही होती है। दूसरी तरफ फादर कैरिस चर्च से एक्सॉर्सियम की इजाजत तो ले लेते हैं, लेकिन चर्च इसके साथ किसी एक्सपीरियंस फादर यानी जिन्होंने पहले भी एक्सॉर्सियम कर लिया है उन्हें साथ भेजने का फैसला करते हैं और यहाँ पर चर्च फादर कैरिस के साथ फादर मैरिन को ही भेजते हैं। फादर मैरिन जब इन लोगों के घर पर जाते हैं तब उन्हें रिगन के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। फादर मैरिन फादर कैरिस को कहते हैं कि उन्हें फौरन ही एक्सॉर्सियम स्टार्ट कर देना चाहिए और फिर वो स्टार्ट कर देती हैं। जैसे जैसे वो ये प्रोसेस को आगे बढ़ाती है रिगन बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देती है। वो इन दोनों को बुरी तरह गालियां निकालती है और इसके साथ इसका बेड बहुत बुरी तरह से हरकत करना शुरू कर देता है और इनकी नजरों के सामने खुद ब खुद बेड उड़कर हवा में चला जाता है। लेकिन वो प्रोसेस नहीं रोकते, वो जारी रखते हैं और इसका बेड नीचे आ जाता है। अब वो शैतान अपनी शैतानी ताकत से इन चीजों को इधर उधर फेंकता है। फादर मैरिन को भी अब्यूज किया जाता है और रिगन की सारी पट्टियां खुल जाती हैं और रिगन हवा में उड़ जाती है। दोनों फादर बड़ी मुश्किल से इसको कंट्रोल करके नॉर्मल करते हैं। इसी दौरान फादर मैरिन को शैतान पेसेजू का साया नजर आता है और यहाँ पर फादर कैरिस शैतान की बातों से बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो इनकी मदर की मौत का जिम्मेदारी से ही समझ रहे थे। जिसके बाद फादर कैरिस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो शैतान के पास जाते हैं वो इनसे इसकी माँ के बारे में बोलता है और वो एक बार फिर उन्हें ये ब्लेम करता है कि इसकी माँ की मौत इसकी वजह से हुई थी। और इसी दौरान फादर कैरिस अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। फादर मैरिन इन्हें कहते हैं कि वो यहाँ से फिलहाल चले जाएं और फादर मैरिन अकेले ही प्रोसेस पूरा करते हैं। कुछ देर गुजर जाने के बाद फादर कैरिस दोबारा अंदर आते हैं। तब वो देखकर हैरान
हैरान रह जाते हैं कि शैतान ने फादर मैरिन को भी मार डाला। ये देखकर फादर कैरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शैतान को कहते हैं कि वो रिगन को छोड़कर इनकी बॉडी में आ जाए, और वो शैतान ऐसा ही करता है। वो रिगन की बॉडी को छोड़कर फादर कैरस की बॉडी में चला जाता है। तभी फादर कैरस ही शैतान के मिशन को रोकने के लिए अपनी जिंदगी ही सेक्रीफाइस कर देते हैं और रूम की खिड़की से ही कूद जाते हैं। इनके नीचे गिरते ही बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तभी फादर कैरस के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और फादर कैरस की इस दुनिया को छोड़ जाने में इनकी हेल्प करते हैं। रिगन अब बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाती है और वो सब कुछ भूल चुकी होती है। इसे अपनी पुरानी कोई भी बात याद नहीं होती और कुछ दिन गुजर जाने के बाद रिगन अपनी मदर के साथ इस जगह को छोड़कर चली जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।